हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए के झा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के झा कॉमर्स कैंप में। एक बार फिर से इससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सुखी होंगे। आज नए साल में यानी कि जो हम जिस नए वर्ष में हमने एंट्री ली है, उस नए वर्ष में ये पहला वीडियो आपके बीच में आज नव वर्ष के बाद हम लोगों ने आज सोचा कि एक वीडियो डाला जाए अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही। कैश फ्लो चैप्टर का नाम है और कैश फ्लो से ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके बीच। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी भले दो टाइप से बनाया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। We have already discussed in the last video, in the last class. Now we have to discuss about the investing activity, which is more easier than operating activity. Operating activity से बहुत आसान होता है। इसमें मतलब पहले हम आसान मुद्दों के बारे में बात करेंगे, फिर इसमें जो थोड़े बहुत पेचीदा चीजें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसी वीडियो में वन शॉट में आपको एक पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं क्लियर करके दे रहा हूँ। आप बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। आप आई होप आपको हेल्प होगा। चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे हम इसके फॉर्मेट के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज ओनली रिलेटेड विद द फिक्स्ड एसेट्स, द नॉन करेंट एसेट्स विच आर नॉट करेंट एसेट, विच आर रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट का मतलब समझते हैं द एसेट्स विच आर टू बी हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लंबे अवधि तक जिस एसेट्स को बिजनेस में रखा जाता है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे जो भी वट एवर इट इज, जो भी कुछ हो वो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट कहलाता है। तो लॉन्ग टर्म एसेट कह लीजिए, नॉन करंट एसेट कह लीजिए, फिक्स्ड एसेट कह लीजिए, जो कह लीजिए। अब उसके दो टाइप होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, आप अच्छे से जानते हैं। जिसको हम देख छू सकते हैं, जिसका मनी वैल्यू होता है, उसको हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहते हैं। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम देख छू नहीं सकते हैं बट उसका मनी वैल्यू होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उसको हम लोग इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो पूरा मुद्दा है वो यही है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने एसेट को बेचा तो जो उससे हमको रुपए या राशि प्राप्त हुई या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, वो हमारे लिए इनफ्लो है। और हमने अगर एसेट को खरीदा तो हमारे पास से जेब से पैसा निकल कर गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो हुआ, तो वो हमारे लिए आउटफ्लो कहलाएगा। तो वहां पर हम कैश को नेगेटिव मानेंगे और जब बेचेंगे तो आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ये मुद्दा अगर हमारा इतना तक क्लियर हो गया तो हम आगे वीडियो में बढ़ सकते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब होता है प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट। स्टैंडर्ड नाम है प्रोसीड्स, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे हम लोग। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जितना भी फिक्स्ड एसेट है उसका डिस्पोजल यानी बेचना, और सेल मतलब भी बेचना होता है। तो डिस्पोजल या फिक्स्ड एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उससे जो हमें प्राप्तियां होती हैं उसको हम लोग सबसे पहले कलेक्ट कर लेंगे। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, जमीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, जो भी खरीदे उससे हमको जो प्राप्त हुआ उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब वो कैसे खरीदे, देखिए, मान लीजिए कि पिछले साल 12 लाख रुपए का हमारे पास में लैंड था और अब हमारे पास में लैंड है 15 लाख रुपए का, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि 3 लाख रुपए का खरीदे हैं। लेकिन पिछले साल 12 लाख रुपए का था और अभी जो है वो 10 लाख रुपए का है, तो इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि हमने 2 लाख का बेच दिया। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आई एम टॉकिंग अबाउट अदर इंफॉर्मेशन आर मिसिंग, देन हम क्या करेंगे, तब हम वहां पे जो है वो सेल समझेंगे। आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसमें अकाउंट भी बनाना पड़ता है एसेट का, तो थोड़ा सा पेचीदा मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। अगर इतना आसान होता तो क्लास 12 के सिलेबस में नहीं होता, समझने की बात है, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि पहले 12 लाख था, अब 15 लाख हो गया, तो हमारे करने का मतलब हमने 3 लाख का परचेज करा है, तो परचेज वाले आइटम में डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने पहले, हमारे पास पहले लैंड था 12 लाख और अब लैंड हो गया 10 लाख रुपए का, और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, या किसी भी एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पहले 12 लाख थी, अब 10 लाख है, इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए का सेल कर दिए। इफ देर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डिप्रिसिएशन, अबाउट एडिशन, अबाउट एनी डिडक्शन, तो हम उसको सेल मानेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। मान लीजिए किसी के पास 4 कारें हैं, एक कार बिक गया,
या आप 3 कार बची हुई है, अगले ने कुछ नहीं कहा कि मेरा एक कार चोरी हो गया या डिप्रेसिएशन हो गया या कुछ हो गया या लॉस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम तो यही मानेंगे ना कि अगला बेच दिया एक कार। समझने की बात है, आपके किसी मित्र, किसी फैमिली में आपके 4 कार रखा हुआ है, उनके पार्किंग में 4 कारें लगी हुई हैं और एक कार उसमें से बेच दिया अगले ने और आपको जानकारी दे दी कि भैया हमने एक कार बेच दी है, या आपने पूछा तो बोला कि हाँ हमने एक कार बेच दी है, तो वहां तो इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है और अगले ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि हाँ हमने बेच दी है या हमारा चोरी हो गया या हम लेके गए थे किसी आदमी के पास रखा हुआ, ऐसे कुछ नहीं है, तो हम समझेंगे सीधा सीधा कि सेल किया है। क्या किया है? सेल किया है। चलिए, तो यहाँ पे आपने प्रोसीड फ्रॉम बिल्डिंग लैंड जो भी हो गया, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचे उससे भी जो प्राप्ति हुआ उसको भी यहाँ लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, गुडविल भी आपका जो मान लो पहले 10 लाख था, 8 लाख है, 6 लाख है, तो इसका मतलब आपने बेचा है तो वो चला गया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म, हाँ ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो गिरावट आती है उसके जनरली 2 कारण होते हैं। पूछिए क्या क्या कारण है? पहला है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो कमी आती है। आज आपके पास में एक अच्छा सा मशीन है, जो मशीन आपके फैक्ट्री में काम करता है, वो 1 लाख रुपए का है, उसके मूल्य में कमी 2 कारणों से आएगी। पहला डेप्रिसिएशन और दूसरा सेल, उसको आपने बेच दिया, उसका एक पुर्जा बेच दिया, एक पार्ट उसको डिस्पोज कर दिया, तो उस कारण से आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो वृद्धि होती है किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में, टेंजिबल आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में अगर वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है उसका वैल्यू, इसका मतलब है परचेज या एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन भी होता है, डिप्रिसिएशन का अपोजिट एप्रिसिएशन भी होता है। ठीक है, देवताओं के अपोजिट असुर, ठीक है, हर पुरुष महिला दिन रात, ये तो होता ही, अपोजिट होता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं प्रोसेस, उसका प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको हमने बेच दिया तो हमको उससे भी जो पैसा प्राप्त हो वो भी हमारे लिए इनफ्लो है। वी हैव टू फोकस ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट्स इट। We don't have to discuss anything else, don't have to discuss the profitability, don't have to discuss the performance of the business, only we have to discuss the inflows and outflows of cash in this chapter. And if you will focus on these item only, then you will understand this chapter very easily. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब हमारे पास में इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो का और क्या क्या साधन हो सकता है, तो देखिए क्या क्या साधन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर वगैरह जो हमने खरीदा हुआ है उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो का जरिया है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनकम का मतलब इनफ्लो का जरिया है। रेंटल इनकम्स ऑफ द प्रॉपर्टीज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए किसी के पास मार्केट में लैंड पड़ा हुआ है, उसने कुछ बिल्डिंग बना दिया और इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिल्डिंग बना दिया, उसमें अपना कोई कारोबार वो नहीं करता है, वो जस्ट रेंट पे लगाया हुआ है, तो वहां से जो इनफ्लो आएगा, जो वहां से कैश आएगा, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इनफ्लो मानेंगे। क्या मानेंगे? इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ध्यान रहेगा। चलिए अभी टोटल, ग्रैंड टोटल इसका कर लेते हैं। ये मतलब इसका टोटल यहाँ पे है और इसका टोटल यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ए प्लस बी, देख लीजिए ये ए था ये बी है, इसका टोटल यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे कि सर आउटफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं। भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो जब इनफ्लो है तो आउटफ्लो भी होना ही चाहिए, आउटफ्लो भी होगा, तो आउटफ्लो में क्या क्या है देखिए। परचेज ऑफ मशीन, लैंड, बिल्डिंग इटीसी, जब हम कुछ बेचते हैं तो इनफ्लो होता है, कोई फिक्स एसेट बेचे तो इनफ्लो हुआ, तो कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सभी को परचेज किए तो हमारे लिए आउटफ्लो है। उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए परचेज मतलब आउटफ्लो है। अब इन सभी आउटफ्लोज को हमने जोड़ लिया, इतने ही नहीं होते और भी होता है। परचेज ऑफ मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कुछ भी जो भी आप खरीद रहे हैं जो फिक्स एसेट के तौर पे है, उसको हम लोग आउटफ्लो के कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ये सारी चीजें हो गई, अब इसको डाल दिए यहाँ पे। अब टोटल कर लेंगे, इसमें से जो आपका ए प्लस बी पॉजिटिव पड़ा हुआ है इनफ्लो का बैलेंस, इसमें से आप इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे।
अब आप कहेंगे सेल और परचेज कैसे होगा, अभी आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं, घबराइए नहीं, दिल थाम करके वीडियो को देखिए, समझिए, एंड आई होप आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये आपका आउटफ्लो है, जितने भी सारे आउटफ्लोज हैं मैंने उसको समराइज कर दिया यहाँ पे। अब इनफ्लो ये था, इनफ्लो ये है, दोनों का टोटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ए और बी देख लीजिए, और इसमें से आप जो है वो ये आउटफ्लो को घटाइएगा। अगर आपका सी ज्यादा होगा, इफ, अब कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन होगा, ये तो फॉर्मेट में डिस्कस कर रहा हूं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो वी हैव जस्ट हियर द फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए, मान लीजिए कि ए और बी पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। मान लीजिए कि इन दोनों का जोड़ है 100K यानी कि 1 लाख रुपए, और इसका जो जोड़ है नेगेटिव यानी कि आउटफ्लो का, इसका जोड़ है 40K, तो यानी कि आपका जो है वो इनफ्लो कितना हो जाएगा, 60K। कितना हो जाएगा इनफ्लो, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 60K, 60,000। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये इनफ्लो है 100K यानी कि 1 लाख, और ये हो जाता 140K, तो यहां हो जाता कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश यूज्ड ये नेगेटिव हो जाता, फिर 40,000 जो हमारा था ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, ब्रैकेट में आ जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परचेज करेंगे अगर हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, सिंपल सी बात है, आउटफ्लो ज्यादा है तो कैश यूज्ड, इनफ्लो ज्यादा है तो कैश फ्लो। एक बार फिर से डिस्कस कर दूं आप लोगों को, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास में ए और बी, ये जो ए है और ये बी है, इन दोनों का सम कितना है भैया, जो भी है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो परचेज है वो यहाँ पे है, जितने भी सारे आउटफ्लोज के जरिए हैं वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसमें से आउटफ्लो घटा देंगे, आपका निकल के आ जाएगा फाइनल बैलेंस। अब डिपेंड करता है कि इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा होगा तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आउटफ्लो सॉरी इनफ्लो ज्यादा होगा तो नेट कैश फ्लो, और आउटफ्लो ज्यादा होगा तो नेट कैश यूज्ड। ठीक है, फिर से समझिए, इनफ्लो ज्यादा होगा इफ द ए एंड बी इज मोर देन सी तो इनफ्लो, इफ द ए एंड बी इज लेस देन सी तो आउटफ्लो, और आउटफ्लो को आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, समझिएगा, क्लियर। इसको एक और तरीके से हम समझाने का कोशिश करते हैं आपके बीच में। देखिए मान लीजिए ये है आपका 60,000, ऐसे फिगर में लेके चलते हैं, 60,000 और ये है आपका 40,000, दोनों मिला के हो गया 1 लाख, और ये है आपका एक्सपेंस मान लीजिए 60,000, मतलब जो सॉरी आउटफ्लो है वो 60,000 है, तो 1 लाख में से 60,000 कट गया तो कितना बचा, 40,000। ये 40,000 आपका कहलाएगा इनफ्लो, इसको बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है तो बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात, चलिए इसके आगे का हम लोग काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एसेट अकाउंट के बारे में। अभी एसेट अकाउंट का फॉर्मेट भी देखेंगे, पता कैसे चलेगा कि हमने खरीदा या बेचा। तो मान लीजिए कोई भी एसेट है, कोई भी फिक्स एसेट को ले लेते हैं, एक फॉर्मेट खींच लेते हैं। ठीक है, डेट वेट हम नहीं खींचने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई फिक्स एसेट है, खरीदे हुए हैं, तो टू बैंक। ठीक है, उसके बाद अगर उसको हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा बाय डिप्रिसिएशन। उसके बाद मान लीजिए हम एसेट को बेचते हैं तो बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक, अगर हम बेचते हैं तो बाय बैंक, खरीदते हैं तो टू बैंक। अगर एसेट का वैल्यू दिया हुआ है तो टू बैलेंस बीडी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है एसेट इसी साल खरीदाया है तो टू बैंक, जब जब खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक या बाय कैश। बैलेंस की बात करें तो अगर बैलेंस पहले से है तो उसको टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो ऐसा कचरा हो रहा है इसलिए मैं साफ कर दूं इसको, टू बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे पास में शुरू में बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है, टू बैलेंस बीडी, मान लीजिए 1 लाख रुपया, एक एसेट का बैलेंस है 1 लाख रुपया आज के डेट में। ठीक है, और हम उसको बेच रहे हैं, इसी साल बेच रहे हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन उस पर जो भी है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ये नहीं बोला कि डिप्रिसिएशन कटा है या कुछ भी। ठीक है, तो हमारा एसेट का वैल्यू है 1 लाख, और हम जो है उसमें उसको बेच दिए 70,000 में।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जो है हमको दिख रहा है यहाँ पर बैलेंस भी इतना और बाई बैंक इतना, तो भैया बिक रहा है, सिंपल सी बात है, बिक रहा है तो हमको तो प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। तो वो प्रॉफिट लॉस से मतलब कहाँ नहीं होना चाहिए, कैश फ्लो में। लेकिन कैश फ्लो के अलावा भी तो चीजें हैं, तो हमको वहां पे तो उसको देखना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि बाई बैंक जो लिखे उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हो जाएगा 1,00,000, ये हो जाएगा 1,00,000, ठीक है, ध्यान रहेगा, हो गया, बराबर हो गया। अब यहां देख के क्या लग रहा है कि सर इन्वेस्टिंग में कौन जाएगा, अब बता दूंगा आपको। इन्वेस्टिंग में जाएगा ये 70,000, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जो फिक्स्ड एसेट हमने खरीदा, सॉरी बेचा, उसके मद में वहां चला जाएगा, आइटम जुड़ जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 70,000। सर ये 30,000 का क्या करेंगे, इस 30,000 को आप याद कीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ देंगे इनडायरेक्ट मेथड में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में, याद रहेगा, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, क्या है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, इसको वहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब मान लीजिए इसी में रहता कि एक मशीन खरीदा भी गया है, मान लीजिए इसमें रहता 60,000 का एक मशीन खरीदा भी गया है, ठीक है, और तब 70,000 में वो मशीन को बेचा गया, ठीक है, तो यहां हो जाता है 1,60,000, कितना हो जाता, 1,60,000, और बोला लास्ट में मशीन का वैल्यू जो है 40,000 बचा हुआ है। इधर देखिए तो 1,60,000 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 1,60,000, अभी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। अब बताइए 1,60,000 बचा हुआ है, ठीक है, बोला है कि डिप्रेसिएशन इस मशीन पे 10,000 रुपए लगा है, टोटल ओवरऑल डिप्रेसिएशन जो है मशीन का 10,000 है। इमेजिनरी फिगर से बना रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो समझ रहे होंगे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। 1,60,000 टोटल हो गया, इसमें 1,60,000 इधर भी हमको चाहिए, तभी तो अकाउंट बैलेंस होगा, ठीक है, इधर हो गया 70,000, इधर हो गया 10,000, 80,000, और 40,000 हमारा लास्ट में बचा होना चाहिए, तो 80 या 40, 1,20,000, अभी भी 40,000 का कमी है, यानी कि वो 40,000 क्या है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस, ठीक है। अब ये 40,000 कहां जाएगा, मैं आपको सबका जगह बताता हूँ। डिप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा पीएल में, ठीक है, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में, ये जो लॉस है ये भी ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट लॉस बैलेंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस, इसका कोई काम अभी नहीं है, ठीक है, चूंकि इसका काम अभी हमको करना ही नहीं, किसी में नहीं जाएगा, बैलेंस पड़ा हुआ, यानी कि अगले साल हमारे पास इतना मशीन बचा हुआ है, जो 1,00,000 यहाँ बैलेंस बीडी देख रहा है ना इस साल, तो ये अगले साल 40,000 शो करेगा, यहाँ पे ये टू बैलेंस बीडी, इसका कोई खास काम नहीं है, इसके बेसिस पे फिर आगे काम होगा। अब देखिए ये 70,000 कहां चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में, ये आपको इनफ्लो शो करेगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, क्या है, और ये जो परचेज किए हो बैंक से ये इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है। आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियर करने की कोशिश करी है। अभी तक हमने 2 मेथड मोटा मोटे सीखे हैं, उसमें ये कौन कौन आइटम कहा जाएगा, देखिए डिप्रेसिएशन है तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस बैलेंस में, इनडायरेक्ट मेथड में, कहां पे, आपको पता है ना, इनडायरेक्ट मेथड में ही प्रॉफिट लॉस से शुरू करते हैं, डायरेक्ट मेथड में तो सेल प्रोसीड से शुरू करते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हो गया बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, क्योंकि बेचे हैं 70,000 में, 70,000 में बेचे चाहे 70 लाख में बेचे, वो आया तो इनफ्लो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का लॉस 40,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, किसमें, इनडायरेक्ट में, और ये बैलेंस शीट का कोई काम नहीं, इसको कहीं नहीं डालना है, ठीक है, ये परचेज किए हैं इसलिए इसको कहां डालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो के तौर पे, किसमें, आउटफ्लो के तौर पे। तो अब इस वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं, आपको इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है पूरी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को छान मारने की, डिपेंड करता है कि हम कितना सीखते हैं वीडियो से, ठीक है, क्लास से कितना सीखते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, खासकर 12th के बच्चे जिन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, देखिए हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, मैं ऑपरेटिंग आपको तब बता रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को ऑपरेटिंग बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को ऑपरेटिंग बहुत अच्छे समझ में आ जाता होगा, तो मेरा ये एक ओपिनियन है आपको कि अगर ऑपरेटिंग आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है कुछ नहीं है बच्चों, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो का
समझिए, तो बस वो लेंथ बड़ा करता है। कैश फ्लोस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको बहुत आसान लगने वाला है। अगर आप नए सिरे से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग देखिए, समझिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो बाकी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स फैमिलीज में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच जाए, सब्सक्राइब करने के बाद लेकिन, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।